हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए बायोलॉजी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बारह एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है। आपसे पूछा है भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है, यह आपसे पूछा है। जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है, वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई, छोटी आंत जो है भोजन का अवशोषण शरीर के इस अंग में होता है। छोटी आंत वह अंग है जहां भोजन के पोषक तत्वों का प्रमुख रूप से अवशोषण होता है। छोटी आंत की संरचना की बात करें तो इसके तीन प्रमुख अंग है। एक होता है ड्यूडेनियम, तो ड्यूडेनियम जो है यहां एंजाइम द्वारा पाचन किया जाता है। फिर आता है जेजुनम, जेजुनम जो है कुछ हद तक अवशोषण होता है। यहां पर इलियम की बात करें, अधिकतर पोषक तत्वों का अवशोषण यही होता है। छोटी आंत की भीतरी सतह पर बिली और माइक्रोबिली नामक रचनाएं होती हैं जो सतह को क्षेत्र बढ़ाकर अवशोषण में तेज करती हैं। बाकी ऑप्शन दिया बड़ी आंत, तो बड़ी आंत क्या करता है, या जल और खनिजों का अवशोषण होता है, ना कि मुख्य पोषक तत्वों का। यकृत की बात करें तो यह पाचन में सहायता करता है, पित्त स्थावड़ पर अवशोषण नहीं करता। या ग्रास नली की बात करें या केवल भोजन को मुंह से पेट तक पहुंचाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है। आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, या लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, नहीं तो नो लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्राइमेटस कहते हैं आधुनिक मानव, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है होमो सैपियंस, को कशेरुकी और स्तनधारी और प्राइमेट्स वर्ग में रखा गया है। आधुनिक मानव को कशेरुकी वर्ग में, स्तनधारी में, प्राइमेट्स वर्ग में रखा गया है। प्राइमेट्स वर्ग में बंदर, लंगूर, गोरिल्ला, चिंपांजी और मानव शामिल होते हैं। प्राइमेट्स की विशेषताएं क्या होती हैं, तो यह उन्नत मस्तिष्क होता है इनका, द्विपदीय चाल होता है, दो पैरों पर चलना, आंख आगे की ओर आंख का आगे की ओर होना होता है, अंगुलियों का विकसित होना है। या प्राइमेटस का मुख्य विशेषताएं हैं इस वर्ग का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है। ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें ऊतकों की संरचना, संगठन और कार्यों का अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन माइक्रोस्कोप की सहायता से किया जाता है क्योंकि ऊतक सूक्ष्म होते हैं। बाकी ऑप्शन में जो जी है मार्फोलॉजी या जीव और बाह्य बनावट और संरचना का अध्ययन करते हैं। एनाटॉमी की बात करें या शरीर की संपूर्ण आंतरिक संरचना का अध्ययन करता है, जैसे अंग, मांसपेशियां, हड्डियां आदि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कोशिकाएं के समूह को जो कहते हैं वह ऊतक तंत्र कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कोशिकाओं के समूह को जो एक समान कार्य करते हैं उन्हें ऊतक कहा जाता है। यदि कोशिकाएं संगठित होकर एक प्रणाली बनाए तो उसे कभी कभी ऊतक तंत्र भी कहा जाता है, विशेषकर पादप शरीर में। अगर इनका सही क्रम माने तो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं और बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, बहुत सारे अंग मिलकर अंगतंत्र बनाते हैं और बहुत सारे अंगतंत्र मिलकर एक मानव शरीर की रचना करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक कौन सा है। बढ़िया प्रश्न पूछता है एग्जाम में। शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक कौन सा है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक यह ऊतक शरीर की सभी ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी तथा तंत्रिकाओं में पाया जाता है। इसके मुख्य घटक होते हैं न्यूरॉन और सहायक कोशिकाएं। उदाहरण के तौर पर अगर बताएं आपको तो ऐच्छिक क्रिया क्या है, हाथ हिलाना, दौड़ना, ये ऐच्छिक क्रिया है। और ऐच्छिक क्रिया क्या है, हृदय धड़कना, पाचन क्रिया, ये सभी अनैच्छिक क्रिया, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा रक्त किस प्रकार का ऊतक है। जो रक्त होता है, ब्लड होता है, वह किस प्रकार का ऊतक है,
है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए कैसा ऊतक है, पेशीय, संयोजी, तंत्रिका या उपकला, बताइए कैसा ऊतक। तो रक्त जो होता है वह संयोजी ऊतक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयोजी ऊतक है। रक्त यानी कि ब्लड को संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने और समन्वय का कार्य करता है। यह ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। इसमें कोशिकाएं जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स और एक तरल मैट्रिक्स यानी कि प्लाज्मा होता है। इसकी विशेषताएं क्या होती, तो रक्त तरल संयोजी ऊतक है, यह रक्त वाहिनियों में बहता है और यह शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संयोजी ऊतक के उदाहरण कौन से हैं। संयोजी ऊतक के उदाहरण बता दीजिए। तो संयोजी ऊतक के जो उदाहरण हैं वह लिम्फ, हड्डियां और प्रोटीन, ये तीनों संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने, समर्थन देने और संरचना प्रदान करने का कार्य करता है। इसके प्रमुख उदाहरण जो है संयोजी ऊतक के प्रमुख उदाहरण की बात करें तो लिम्फ। लिम्फ क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है जो रोग प्रतिरक्षा में सहायक होता है। हड्डियों की बात करें बोन्स, कठोर संयोजी ऊतक है जो शरीर के समर्थन और संरचना देती है। रक्त की बात करें ब्लड, तो तरल संयोजी ऊतक है जो परिवहन कार्य करता है। कार्टिलेज की बात करें तो लचीला संयोजी ऊतक होता है, जैसे नाक, कान आदि में पाया जाता है। टेंडन की बात करें तो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं। लिंगामेंट की बात करें तो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। और एडिपोज ऊतक की बात करें तो वसा संग्रह करता है और शरीर के तापीय इंसुलेशन देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है आरेखित पेशी ऊतक कहां पाए जाते हैं। आरेखित पेशी ऊतक कहां पाए जाते हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हृदय में पाए जाते हैं आरेखित पेशी ऊतक। आरेखित पेशी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, कंकाल पेशी जिसमें ऐच्छिक और आरेखित होती हैं, और एक होता है हृदय पेशी जिसमें अनैच्छिक लेकिन आरेखित होती हैं। हृदय पेशी ऊतक केवल हृदय में पाए जाते हैं, ये आरेखित होते हैं लेकिन ऐच्छिक नहीं होते हैं, अनैच्छिक होते हैं। निरंतर संकुचन और शिथिलन से हृदय की धड़कन को संभव बनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं। चेतना ऊतक को किस प्रकार के ऊतक कहते हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तंत्रिका ऊतक को चेतना ऊतक भी कहा जाता है। चेतना ऊतक वह ऊतक होता है जो उत्तेजनाओं को ग्रहण करता है, संदेशों का संचालन करता है और शरीर के सभी क्रियाओं को नियंत्रित और समन्वित करता है, इसलिए इसे चेतना ऊतक कहा जाता है। तंत्रिका ऊतक की विशेषताएं क्या है, या चेतना ऊतक की, तो यह मस्तिष्क में रज्जु नसों में पाया जाता है। इसकी इकाई न्यूरॉन कहलाती है, या स्नायु आवेगों का संचालन करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है। संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है, बता दीजिए क्या जाना जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पेशी ऊतक को संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है। संकुचनशील ऊतक कंट्रैक्टिव टिश्यू जो है ऐसा ऊतक होता है जो संकुचन और विलयन की क्रिया कर सकता है, शरीर में गति के लिए जिम्मेदार यह होता है, इसे ही पेशी ऊतक कहा जाता है। पेशी ऊतक की अगर प्रमुख बातें बताएं आपको तो पेशी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, रेखित पेशियां, अरेखित पेशियां और हृदय पेशियां। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यह आपसे पूछा है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह शरीर की अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां जैसे थायराइड, एड्रिनल और गोइन्स आदि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स का स्त्रावण करती है, या हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में कार्य करती है और शरीर की वृद्धि, विकास, प्रजनन, चयापचय आदि का संचालन करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेफ्रॉन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेफ्रॉन वृक्क की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है जो रक्त का शुद्धिकरण करता है और मूत्र निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, यह आपसे पूछा है। सरल क्वेश्चन, चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरिया पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
यूरिया मनुष्यों और अधिकांश स्तनधारियों में पाया जाने वाला प्रमुख नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ है। नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं? तो ये ऐसे पदार्थ जो प्रोटीन तथा अमीनो अम्ल के अपघटन के बाद शरीर में उत्पन्न होते हैं और जिनसे नाइट्रोजन होता है, शरीर इनको उत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकालता है। क्या कहते हैं? अमोनियोलेटिक जीव किसे कहते हैं? तो अमोनियोलेटिक जीव जो जीव होते हैं जो अमोनिया उत्सर्जित करते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। जैसे मछली। यूरिकोटेलिक जीव कौन से होते हैं? तो यूरिकोटेलिक जीव जो होते हैं जैसे पक्षी या यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं। और यूरिटेलिक जीव कौन से होते हैं? जैसे मानव। हम लोग जो होते हैं यूरिटेलिक जीव होते हैं जो यूरिया उत्सर्जित करते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि यूरिया उत्सर्जित करने वाले जीव को क्या कहते हैं? आपको ऑप्शन दे देगा, अमोनियोटेलिक जीव, यूरिकोलेटिक जीव या यूरिटेलिक जीव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका जो यूरिटेलिक जीव होगा या मानव इस कैटेगरी में आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहां होती है? अभी हम लोग ऊपर भी पढ़े हैं इसके बारे में, चलिए बता दीजिए। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहां होती है यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क में होता है पिट्यूटरी ग्रंथि। मस्तिष्क में पाया जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की गतिविधियों को नियंत्रित करती है या जो है हमारे मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, आंख में किस भाग के नष्ट होने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? आंख में किस भाग के नष्ट होने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रेटिना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, रेटिना। रेटिना आंख का वह प्रमुख भाग होता है जहां दृश्य वस्तुओं की छवि बनती है या एक प्रकार संवेदनशील परत है जो आंख के अंदर सबसे पीछे स्थित होती है। रेटिना की भूमिका के बारे में बताएं आपको तो यह प्रकाश ग्रहण करती है और उसे तंत्रिका संकेतों में बदलकर मस्तिष्क तक भेजती है। यदि रेटिना क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाए तो मस्तिष्क तक कोई दृश्य संकेत नहीं पहुंचता और अंधत्व हो सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल अस्थिमज्जा में होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कण का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है या एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो हड्डियों के भीतर पाया जाता है। आरबीसी की बात करें, रेड ब्लड सेल्स की, तो शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए यह जिम्मेदार होता है। लाल अस्थिमज्जा प्रमुख हड्डियों जैसे रीढ़ की हड्डी, पसलियों, खोपड़ी, हिप बोन आदि में पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या पाई जाती कितनी पाई जाती है? कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या कितनी पाई जाती है यह आप लोग से पूछा है। चलिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 33 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में जो हड्डियों की संख्या है वह 206 है, यह भी ध्यान रखिएगा। कशेरुक दंड जिसे रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, मानव शरीर में कुल 33 हड्डियों से मिलकर बना होता है। ये हड्डियां कशेरुकाएं कहलाती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, मानव शरीर में रक्त कहां शुद्ध होता है? मानव शरीर में रक्त जो है वह कहां शुद्ध होता है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृक्क में शुद्ध होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृक्क या किडनी बोलते हैं। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्य रूप से वृक्क या द्वारा किया जाता है। रक्त शुद्धिकरण की अगर आपको प्रक्रिया बताएं तो वक्र जो है, किडनी जो है में खून में मौजूद विषैले पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अतिरिक्त जल आदि को छानकर बाहर निकाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया नेफ्रॉन नामक इकाई द्वारा होती है। शुद्ध रक्त को वापस शरीर में भेज दिया जाता है और अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप से बाहर निकलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोइटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गर्दन के गोइटर जो है एक रोग है जो मानव शरीर में आयोडीन की कमी से होता है। यह रोग मुख्यतः थायराइड ग्रंथि की सूजन के रूप में प्रकट होता है। इसके लक्षण क्या है? तो गर्दन के सामने थायराइड ग्रंथि में सूजन हो जाएगा, सांस लेने और निगलने में कठिनाई होगी, थकान और वजन बढ़ना कभी कभी इसका भी होता है, हार्मोन असंतुलन रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे।
अगला प्रश्न पूछा कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा विटामिन जो है वह जल में घुलनशील है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जल में घुलनशील जो विटामिन है विटामिन ए और विटामिन बी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी दोनों। जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वह विटामिन बी समूह और विटामिन सी होते हैं। ये दोनों विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं और शरीर में अधिक समय तक संग्रहित नहीं होते, इसलिए इन्हें नियमित रूप से भोजन के माध्यम से प्राप्त करना आवश्यक होता है। ध्यान देने की बात है आपको, विटामिन ए, डी, ई और के ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं और जल में घुलनशील विटामिन की अतिरिक्त मात्रा मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाती है, इसलिए ओवरडोज का खतरा भी कम होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 120 दिन होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल जो होता है वह 120 दिन होता है। लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का औसत जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। इसके बाद ये प्लीहा में नष्ट हो जाता है, इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान जो कहते हैं वह प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी का निर्माण जो होता है वो अस्थिमज्जा में होता है, अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं। इसमें नाभिक नहीं होता जिससे इन्हें अधिक स्थान ऑक्सीजन वहन के लिए मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा शरीर में ताप का नियंत्रण करता है, शरीर में निम्न में से कौन सा ताप का नियंत्रण करता है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस जो है शरीर में ताप का नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण भाग है जो कई स्वायत्त कार्यों को नियंत्रित करता है। इसमें मुख्य कार्य हैं शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, प्यास और भूख का नियंत्रण, नींद और भावनाओं का नियंत्रण, अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण, ये सभी इसके प्रमुख कार्य हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है, हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक क्या है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहा हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है और शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्य घटक लोहा जो हिम भाग में पाया जाता है। लोहा ऑक्सीजन से जुड़कर उसे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने में मदद करती है। यदि शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो हीमोग्लोबिन का स्तर घटता है जिससे एनीमिया हो सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है, अभी हम लोग पढ़े हैं हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का वहन करना हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन अणु जो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य है फेफड़ों से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, उसे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना, साथ ही कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाकर फेफड़ों तक वापस लाना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा हीमोग्लोबिन शरीर के किस भाग में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन जो है शरीर के किस भाग में पाया जाता है यह आपसे पूछा है। अभी हम लोग पढ़े, चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन जो है यह पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का लोहयुक्त प्रोटीन है जो केवल लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमिंग बर्ड जो है विश्व का सबसे छोटा पक्षी। इसकी विशेषताएं बताएं आपको, तो यह दुनिया का सबसे छोटा पक्षी या मुख्यतः क्यूबा और आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है या पीछे उड़ने में भी सक्षम है, जो बहुत कम पक्षियों में संभव है। अगर यही आपसे पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी जो है ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन इनेमल जो है वह कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। इनेमल दांत का सबसे बाहरी आवरण होता है, यह कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल से बना होता है और शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इनेमल दांतों को चबाने, पीसने और बाहरी छड़ से सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि यह बहुत मजबूत होता है लेकिन अत्यधिक अम्लीय भोजन का या खराब देखभाल से क्षतिग्रस्त हो सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा व्हेल में श्वसन किस अंग में होता है, व्हेल में श्वसन किस अंग में होता है यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। राइट आंसर कमेंट
कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखते हैं आपका सही होता कि नहीं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फेफड़ा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। व्हेल एक स्तनधारी यानी कि मेमल्स है या मछली नहीं है या जल में रहती है, लेकिन श्वसन गिल्स से नहीं बल्कि फेफड़ों से करती है, इसलिए उन्हें समय समय पर सतह पर आकर सांस लेनी पड़ती है। ये ब्लोच होल नामक एक छिद्र के माध्यम से वायु बाहर निकालती है और अंदर लेती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ओ रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है, यानी कि ये सभी ब्लड ग्रुप वालों को रक्त दे सकता है, इसलिए ओ रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं। और ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी वह कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी, यह भी ध्यान रखिएगा। तो किस ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है, तो ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस ब्लड ग्रुप को सर्वाग्राही कहा जाता है। किस ब्लड ग्रुप को सर्वाग्राही कहा जाता है यह आपसे पूछा है, यानी कि सभी से ब्लड ले सकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ए बी ब्लड ग्रुप को जो है वह सर्वाग्राही कहा जाता है, सर्वाग्राही कहा जाता है, यानी कि सभी से ब्लड ये ले सकता है। और सर्वदाता किसे कहा जाता है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं ओ, ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता भी कहा जाता है। या क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। तो ये रहे टॉप 30 बायोलॉजी के प्रश्न जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। अभी तक के 7 वीडियो हो चुके हैं, तो प्रीवियस वीडियो आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से भी वीडियो देख सकते हैं। आपको यहां पर 30 अति महत्वपूर्ण क्लास कराई जाएंगी जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही रहेंगे, और धीरे धीरे हम लोग इजी से मॉडरेट के लेवल पे चलेंगे। तो चलिए अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है यह आपसे पूछा है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई सुझाव तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।